नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। दोस्तों, मैं हूं कुंदन जायसवाल और रोज की तरह आज भी मैं आपके साथ करंट अफेयर्स पर चर्चा करने वाला हूं। तो कहीं मत जाइएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां जो आपके साथ करंट अफेयर्स पे मैं चर्चा करने वाला हूं वो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। और यहां मैं एमसीक्यूज के साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पे भी डिस्कशन करूंगा, तो आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस खेल के पूर्व कप्तान समर बद्रू बनर्जी का निधन हो गया है? फॉर्मर कैप्टन ऑफ विच स्पोर्ट्स समर बद्रू बनर्जी हैज पास्ड अवे? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल या ऑप्शन डी कबड्डी। तो सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी फुटबॉल। जी, फुटबॉल के पूर्व कप्तान जिनका नाम समर बनर्जी था, लेकिन प्यार से उन्हें लोग यानी कि अपने टीम और अपने फैन के बीच में ये बद्रू बनर्जी के नाम से विख्यात थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगर हम बात कर ले तो ये मेलबर्न ओलंपिक गेम्स में भारतीय टीम के ये कैप्टन भी रह चुके हैं, यानी इन्होंने भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन के रूप में इन्होंने मेलबर्न ओलंपिक गेम्स में एक फर्ज निभाया था। और इसके साथ साथ इन्होंने बंगाल के लिए 1953 में संतोष ट्रॉफी भी जीती थी। और एक और मैं बात बता दूं तो ये 1956 में बंगाल के ये फुटबॉल टीम के कैप्टन भी रह चुके थे। अब अगर हमें बता दूं कि बंगाल में इनके योगदान के लिए इन्हें बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और साल है 2017 और अभी जाकर इनका निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए विनेश फोगाट, ऑप्शन बी अंतिम पंघाल, ऑप्शन सी बबीता कुमारी फोगाट या ऑप्शन डी रेशमा माने। तो सही जवाब है ऑप्शन बी अंतिम पंघाल। जी, अंतिम पंघाल वो भारतीय खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। यानी अगर हम बात कर ले तो ये जो चैंपियनशिप खेला गया था ये बल्गेरिया के सोफिया में खेला गया था और इन्होंने जिस खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है वो खिलाड़ी है कजाकिस्तान की और इनका नाम है एटलिन शगायेवा। इन्होंने इस खिलाड़ी को हराकर इस चैंपियनशिप में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। यानी कि इससे पहले भारत ने वोमेन रेसलिंग यानी कि अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था, लेकिन अभी इन्होंने जो है भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। अब अगर हम बात कर ले कि इसी खेल में सोनम मलिक जी और प्रियंका जी ने सिल्वर मेडल जीता है और किस किस कैटेगरी में ये भी याद रखना जरूरी है, तो 62 केजी और 65 केजी कैटेगरी में। यानी कि सोनम मलिक ने 62 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है और प्रियंका जी ने 65 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है और अंतिम पंघाल जी ने इस चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। और अगर हम इस चैंपियनशिप में मेंस की बात कर ले तो मेंस फ्री स्टाइल कैटेगरी में 6 ब्रॉन्ज मिले हैं और 1 सिल्वर मेडल मिले हैं। यानी कि कुल मिलाकर भारत की जो इस चैंपियनशिप में जो रैंकिंग रही है वो तीसरी रैंकिंग रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। मिथिला के किस उत्पाद को केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत टैग से सम्मानित किया गया है? जी, मिथिला यानी बिहार का एक जगह है, वहां के किस प्रोडक्ट को केंद्र सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मिथिला अचार, ऑप्शन बी मिथिला पेंटिंग, ऑप्शन सी मिथिला मखाना या ऑप्शन डी मिथिला पान। तो सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी मिथिला मखाना। मखाना यानी कि आप बहुत सारे जैसे खीर बनाते हैं या हलवा बनाते हैं या बहुत सारे प्रोडक्ट में जैसे हम घरों में कोई सामान बनाते हैं उसमें मखाना यूज होते हैं। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बिहार के मिथिला के मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है और इस जीआई टैग देने से अब क्या होगा कि मिथिला के लगभग 5 लाख किसान जो इस मखाना के खेती से जुड़े हुए हैं वो अब इस डिसीजन से बेनिफिट होंगे। और मिथिला के मखाना को 10 सालों के लिए जीआई टैग दिया गया है, यानी कि अब इस प्रोडक्ट को ऑथराइज कर दिया गया कि ये प्रोडक्ट जो है बिहार के मिथिला से बिलोंग करता है। यानी कि अब इस प्रोडक्ट पे किसी और जगह का
कोई और जगह ऑथोराइज नहीं कर सकता है, कोई और जगह सर्टिफाइड नहीं कर सकता है। यानी अगर मखाना की बात कर ले तो मिथिला का मखाना बिहार में नंबर 1 पे आएगा। अब अगर हम जीआई टैग की बात कर ले तो मिथिला के यानी कि ये मधुबनी और दरभंगा का एक पार्ट है बिहार के, और उस पार्ट में मधुबनी पेंटिंग को भी पहले जीआई टैग मिल चुका है। अब अगर हम बिहार के कुछ और जीआई टैग वाले प्रोडक्ट की बात कर ले तो बिहार के भागलपुर सिल्क को भी जीआई टैग मिला हुआ है, और मगही पान को भी जीआई टैग मिला हुआ है। शाही लीची यानी कि मुजफ्फरपुर का काफी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, इस लीची को भी जीआई टैग दिया गया है। अब अगर हम बात कर ले खाजा की, खाजा भी एक तरह का खाने का सामग्री है, तो ये सिलाव का खाजा जो है काफी बिहार में फेमस है और उसे भी जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। और भागलपुर की कतरनी राइस यानी कि कतरनी चावल की एक वैरायटी है, इस राइस को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण कहां किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी इंदौर। यानी कि इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, इसका अनावरण कहां किया गया है आपसे पूछा जा रहा है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए पुणे जी। यानी भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बस, यानी कि ये जो बस चलेगी वो अब हाइड्रोजन सेल से चलेगी, और इस बस का अनावरण जो है हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। कहां किया गया है? पुणे में किया गया है। यानी इसका जो चलाया जा रहा है ये बस, ये पुणे में शुरू किया गया है। अब इस बस की अगर हम बात कर ले कि इसे किसके द्वारा बनाया गया है, तो इसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR और KPIT के द्वारा मिलकर डेवलप किया गया है। और अगर हम इस बस की खासियत देखें तो ये बस जो है किसी भी फ्यूल पे यानी कि डीजल पेट्रोल पे नहीं चलेगी, बल्कि ये एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चलेगी। यानी कि इस बस में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा, जो कि हाइड्रोजन और एयर के हेल्प से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के कारण हीट और वाटर प्रोड्यूस होंगे और इस बस को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और इस बस की अगर हम बात कर ले तो इससे पहले एक और न्यूज हमारे सामने आई थी कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का भी अनावरण कर लिया गया है। कहां किया गया है? मुंबई में किया गया है। यानी वो बस इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, और ये बस जो है बेसिकली एक फ्यूल सेल, जिसे जो फ्यूल सेल हाइड्रोजन पे आधारित होगी उस सेल से ये बस चलेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। कितने वर्षों के लिए विजय शेखर शर्मा को पेटीएम के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष या ऑप्शन डी 5 वर्ष। पेटीएम के MD और CEO के रूप में फिर से विजय शेखर शर्मा की नियुक्ति कर ली गई है, लेकिन आपसे यह पूछा जा रहा है कि इन्हें अगले कितने वर्षों तक के लिए नियुक्ति की गई है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि 5 वर्ष। यानी इनकी जो नियुक्ति की गई है पेटीएम के MD और CEO के रूप में वो 5 साल के लिए किया गया है। और पेटीएम क्या है? तो पेटीएम एक फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मार्केट में हर जगह आप इसके माध्यम से ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। उसी के MD और CEO के रूप में विजय शेखर शर्मा को फिर से नियुक्त किया गया है। और अगर मैं बता दूं तो पेटीएम की जो फाउंडेशन की गई थी वो 2010 में की गई थी, और किसी और के द्वारा नहीं बल्कि विजय शेखर शर्मा जी के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलने का निर्णय लिया गया है? जी, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम अब किसी एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन स्वतंत्रता सेनानी है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी उधम सिंह या ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो सही जवाब है ऑप्शन ए भगत सिंह जी। अब चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो नाम होगा वो भगत सिंह के नाम पे इस एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। और मैं बता दूं कि इस फैसले पे पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट दोनों ने सहमति जता दी है, और यह निर्णय ले लिया गया है कि अब चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा। और अगर मैं बता दूं तो ये एयरपोर्ट पंजाब के मोहाली टाउन में ये जो है सिचुएटेड है, और इसी कारण
पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी होने के कारण दोनों गवर्नमेंट ने साथ मिलकर ये फैसला लिया है। अब अगर मैं बता दूं तो पंजाब गवर्नमेंट ने भगत सिंह के नाम पर पहले ही 23 मार्च को हॉलिडे डिक्लेयर, स्टेट हॉलिडे डिक्लेयर कर चुका है। यानी कि भगत सिंह जो हमारे देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका नाता पंजाब स्टेट से रहा है और यही कारण है कि उनके सम्मान में पंजाब गवर्नमेंट ने 23 मार्च को हर साल स्टेट हॉलिडे करने का निर्णय लिया है और अब उनके नाम पर चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। सैयद सिब्ते रजी का निधन हो गया है, वह झारखंड राज्य के पूर्व डैश थे। सैयद सिब्ती राजी हैज पास्ड अवे, ही वाज फॉर्मर डैश ऑफ झारखंड स्टेट। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी उप मुख्यमंत्री या ऑप्शन डी सचिव। जी, नाम है सैयद सिब्ते रजी और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये झारखंड के पूर्व क्या थे, इन ऑप्शन में से आपको चुनना है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी राज्यपाल, यानी कि ये झारखंड राज्य के पूर्व राज्यपाल थे जिनका नाम था सैयद सिब्ते रजी और हाल ही में इनका निधन हो गया है। और ये झारखंड के कब राज्यपाल थे तो 2004 से लेकर 2009 तक ये झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। उसके बाद ये 2009 में असम के राज्यपाल बनाए गए थे। अब इनकी अगर हम और भी बात कर ले तो हम देखते हैं कि ये जो है यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बनाए गए थे 1971 में और 1973 तक ये यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे और साथ ही साथ इन्हें राज्यसभा के लिए 3 बार भी चुना गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? यानी कि किसानों को जो बीज वितरित किया जाएगा वो ब्लॉकचेन के माध्यम से किया जाएगा और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी झारखंड। तो सही जवाब देखते हैं, सही जवाब है ऑप्शन डी झारखंड। यानी झारखंड भारत का ऐसा राज्य बन गया है जिसने किसानों को सीड देने के लिए ब्लॉकचेन माध्यम को जो है इसने अपनाया है। ब्लॉकचेन मतलब कि डिजिटल प्रोसेसिंग के थ्रू अब किसानों को सीड प्रोवाइड किया जाएगा। यानी किसान अब अप्लाई कर सकते हैं सीड के लिए, उनके हर एक रिकॉर्ड को बरकरार रखा जाएगा, किस किसान को कितने सीड की रिक्वायरमेंट है ये सारे जो है अब डिजिटल माध्यम से किसानों तक पहुंचाए जाएंगे। और इसे जो लॉन्च किया गया है वो टेक कंपनी सेटलमेंट के द्वारा जो है कोलैबोरेशन में लॉन्च किया गया है। यानी ये जो डिजिटल प्रोसेस बनाने का जो काम हुआ है वो टेक कंपनी सेटलमेंट के द्वारा किया गया है। अब इससे क्या होंगे कि जो एग्रीकल्चर स्कीम आते हैं स्टेट में वो अब ट्रांसपेरेंसी हो जाएंगे, यानी किस किसान को कितने बेनिफिट मिले हैं, किस किसान को नहीं मिले हैं, इसे अब आसानी से हर एक किसान जो है वहां पे रिकॉर्ड देख सकता है और वहां उसका रिकॉर्ड दर्ज भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। गेट्स फाउंडेशन द्वारा अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में किस भारतीय को नियुक्ति किया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर हेलेन डी गेल, ऑप्शन बी आशीष धवन, ऑप्शन सी नम्रता चौबे या ऑप्शन डी अशोक सिंघानिया। गेट्स फाउंडेशन आप जानते होंगे कि बिल गेट्स और मिलिंदा गेट्स का ये एक फाउंडेशन है जिसका नाम है गेट्स फाउंडेशन। इसके द्वारा अभी हाल ही में अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में एक भारतीय को नियुक्त किया गया है। मैंने ऑप्शन बता दिया है, अब आपको बताना है सही जवाब। तो सही जवाब है ऑप्शन बी आशीष धवन। जी, इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में आशीष धवन की नियुक्ति की गई है। अब अगर मैं बता दूं कि आशीष धवन कौन है तो ये कन्वर्जेंस फाउंडेशन के फाउंडर और सीईओ है और इन्हें अभी हाल ही में गेट्स फाउंडेशन में शामिल किया गया है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के रूप में। और इनके अलावा यूएस के स्पेलमैन कॉलेज के प्रेसिडेंट डॉक्टर हेलेन डी गेल को भी इस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में शामिल किया गया है। लेकिन बात यहां पे हम कर रहे थे भारतीय की, तो भारतीय के रूप में किसे शामिल किया गया है? आशीष धवन जी को शामिल किया गया है। अब अगर हम गेट्स फाउंडेशन की बात कर ले तो गेट्स फाउंडेशन और भारत सरकार का नाता जो है वो काफी दिनों से बरकरार है। यानी कि 2003 से ये भारत सरकार के साथ मिलकर हमारे देश के अलग अलग वेरियस इश्यू पे गेट्स फाउंडेशन काम कर रही है, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो।
तो उसी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के रूप में आशीष धवन जी की अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। भारतीय पैरा शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वर्ण यानी कि गोल्ड, ऑप्शन बी रजत यानी कि सिल्वर, ऑप्शन सी कांस्य यानी कि ब्रोंज और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि गोल्ड। जी, भारतीय पैरा शटलर यानी कि नाम है प्रमोद भगत और सुकांत कदम, इन दोनों की जोड़ी ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। और ये जो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ये मेंस डबल्स कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं अगर हम सिंगल्स कैटेगरी की बात कर ले तो ये दोनों खिलाड़ियों ने इंडिविजुअल सिंगल कैटेगरी में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है, लेकिन ये दोनों ने जब एक साथ मैच खेला तो भारत को गोल्ड मेडल मिला है। अब जब इन्होंने एक साथ मैच खेला तो भारत को गोल्ड मेडल दिलाने के लिए किस खिलाड़ी को हराया? तो इन्होंने इंडोनेशिया की जोड़ी जिनका नाम था ड्यूयोको और फ्रेडी सेतियावान, इन दोनों खिलाड़ी को इन्होंने हराकर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। अब इस चैंपियनशिप में भारत को जो टोटल मेडल मिले हैं वो 17 मिले हैं, जिनमें 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 8 ब्रोंज मेडल शामिल है। और ये जो चैंपियनशिप का नाम है, इसका नाम है थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैंने क्विकली आपके साथ यहाँ पे चर्चा कर लिया, क्योंकि कम समय में आपने करेंट अफेयर्स के वो इंपॉर्टेंट पार्ट को समझा जिसके लिए आपको कितने समय जो है व्यर्थ गुजारने पड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसकी फुल डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से इसकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट सरकारी परीक्षा पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ साथ वीकली करेंट अफेयर्स, वन लाइनर करेंट अफेयर्स और डेली क्विज भी प्रोवाइड की जाती है। और अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, चाहे वो फेसबुक, टेलीग्राम या ट्विटर है, तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और सारे इंफॉर्मेशन को वहां से भी गेन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। और सबसे जरूरी बात कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी में भरपूर तरीके से लगे रहिए। हम रोज आपके साथ हर रोज सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स पर चर्चा करते रहेंगे और आपके करंट अफेयर्स के पार्ट को मजबूत करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।